ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। राज्यों को महामारी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के दिए निर्देश। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए AIS नाम से निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और नेहरू युवा केंद्र और यूनिसेफ की राज्य इकाई द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में कल होगी पर्यावरण पर केंद्रित संगोष्ठी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। देश में कोविड की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि हर दिन दुनिया भर में कोविड के औसतन 94,000 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय संक्रमण के सिर्फ 966 मामले दर्ज हैं, जो कि विश्व के सभी देशों में दर्ज वर्तमान संक्रमण का सिर्फ 1% है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। श्री भूषण ने कहा कि देश में पिछले महीने से संक्रमण की दर बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए संक्रमण को रोकने के आवश्यक उपायों से संबंधित परामर्श इन 8 राज्यों को विशेष रूप से जारी किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर 4 डॉक्टरों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राज्य विधानसभा में दी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रश्नकाल में पूछा था कि कोरोना संक्रमण के दौरान पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से संबंधित कितनी शिकायतें मिली और इन पर क्या कार्रवाई हुई। इस पर श्री सिंहदेव ने बताया कि कोंडागांव के 1 और जशपुर के 3 डॉक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम द्वारा इनके खिलाफ जांच की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि दवा और उपकरण उपलब्ध कराने वाली कुछ कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत प्राप्त हुई थी। इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए इनके अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक कल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ ही प्रदेश के पत्रकारों के लिए कल ऐतिहासिक दिन था। उन्होंने कहा कि बहुत से पत्रकार साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं। कई बार पत्रकार ऐसी रिपोर्टिंग भी करते हैं जिनसे उन्हें या उनके परिवार को खतरा भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों या न्यूज पोर्टल के पत्रकार हों, इनके अलावा ऐसे पत्रकार हैं जो मीडिया संस्थानों के अलग अलग दफ्तरों में कार्य करते हैं या दूर दराज के गांवों में कार्य करते हैं। यदि उन्हें सरकार से अधिमान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उनका संस्थान यह सूचित करता है कि वे उनके लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें भी इस कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसलिए उन पत्रकारों को पिछले 6 महीने के दौरान प्रकाशित या प्रसारित अपनी 3 रिपोर्टिंग या आलेख प्रस्तुत करना होगा। इस आधार पर उन्हें इस कानून के दायरे में शामिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत पत्रकारों के साथ यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अधिकार संपन्न समिति बनाई गई है। इस समिति को सुनवाई करने और आवश्यक निर्देश देने के साथ ही दंड देने का अधिकार प्रदान किया गया है। श्री बघेल ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो अपील का प्रावधान भी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत शिकायत दर्ज कराता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए AIS नाम से निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से करदाता अपनी वार्षिक आय के विवरण के साथ ही अन्य जानकारियां देख सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से TDS यानी आय के स्रोत पर कर कटौती के साथ ही ब्याज और शेयर के लेन देन, आयकर रिफंड तथा GST से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के लिए चुने गए 54 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं।
इस समारोह में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका उषा बाल्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडवानी गायिका उषा बाल्य को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर 25 मार्च को आयोजित होने वाला परेड इस बार जगदलपुर में होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ की 75 महिला कमांडो का दल दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ की 1848 किलोमीटर की यात्रा 16 दिन में पूरी करेगा। महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर यह दल पिछले 9 मार्च को नई दिल्ली से रवाना हुआ था। इस दल के कल भिलाई पहुंचने पर इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक निशा सोनी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सभी महिला कमांडो का स्वागत किया गया। कल ही यह दल जगदलपुर के लिए रवाना हो गया। दंतेवाड़ा जिले में बचेली थाने के पास बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि माओवादियों ने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही जेसीबी मशीन और एक ट्रक को आग लगाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया था। इसी दौरान माओवादियों ने सुरक्षा जवानों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बल की जवाबी फायरिंग के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में पदस्थ आरक्षक संजीव मिश्रा ने पुलिस विभाग के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित अन्य मांगों को लेकर आज से पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन दुर्ग में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सामने से पदयात्रा शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही उसे भिलाई पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस आरक्षक के खिलाफ अपने साथी पुलिसकर्मियों को भड़काने के आरोप में बीजापुर थाने में पिछले वर्ष 11 जनवरी को अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही आरक्षक फरार था, जिसे आज हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए बीजापुर पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश के लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सचेत रहने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि साइबर अपराध से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के आधार पर यह देखने में आ रहा है कि आजकल ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न प्रकार के टास्क पूरा करने पर पैसा कमाने का लालच देते हैं और इस दौरान उनसे निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पुलिस के अनुसार कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनके सदस्यों द्वारा लोगों को पार्ट टाइम ऑनलाइन नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है। इसके बाद उन्हें अनेक प्रकार के टास्क दिए जाते हैं। विश्वास बन जाने के बाद उनके लेन देन के दौरान पीड़ित के बैंक खाते से रकम निकाल ली जाती है। इसके लिए फोन पे और गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी किया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने किसी अज्ञात स्रोत के ऑनलाइन लिंक पर पंजीयन करने और किसी भी लेन देन से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने अनजान फोन नंबरों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों पर भी ध्यान नहीं देने की अपील की है। नेहरू युवा केंद्र और यूनिसेफ की राज्य इकाई द्वारा कल रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में जलवायु, ऊर्जा और जल संरक्षण के क्षेत्र में युवा नेतृत्व विषय पर युवा गोष्ठ के नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर हर्ष गौतम और कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह तथा यूनिसेफ की राज्य इकाई के प्रमुख जॉब जकारिया विशेष अतिथि होंगे। कोंडागांव पुलिस द्वारा इन दिनों जिले में अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल कोंडागांव थाना परिसर में स्थानीय महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। कार्यक्रम में साइबर अपराध के अलावा बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से बचने के उपाय भी बताए गए। और अब पेश है मौसम का हाल। तमिलनाडु से झारखंड तक बनी द्रोणिका और राजस्थान के ऊपर बने चक्रीय चक्रवाती घेरे के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार द्रोणिका और चक्रवाती घेरे के कारण प्रदेश में अभी भी काफी मात्रा में नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। और कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में तीनों शहीदों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सिंधी समुदाय के त्योहार चेट्रीचंड और भगवान झूलेलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से सिंधी समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने प्रदेशवासियों को रमजान के महीने की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि रमजान बरकतों, रहमतों और बख्शीश का महीना है। दुर्ग में भाजपा की जिला इकाई द्वारा आज बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में दुर्ग संभाग के प्रभारी भूपेन्द्र सवन्नी और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। रायपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो का कार्यालय कल से रायपुर के दूरदर्शन केन्द्र परिसर में स्थानांतरित हो गया है। और कबीरधाम जिले के घानी खूंटा गांव में बीती रात एक पिकअप वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से इसमें सवार 24 यात्री घायल हो गए। इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। राज्यों को महामारी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के दिए निर्देश। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए AIS नाम से निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और नेहरू युवा केंद्र और यूनिसेफ की राज्य इकाई द्वारा श्री रावतपुर सरकार विश्वविद्यालय में कल होगी पर्यावरण पर केंद्रित संगोष्ठी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।